नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए श्री जैनेन्द्र कुमार जी द्वारा रचित कहानी ब्याह। बड़े भाई साहब के बाद अब घर का बोझ मुझ पर आ पड़ा, लेकिन इसमें कुछ दिक्कत भी नहीं हुई। मैं तो सेशन जज हूँ, 700 रुपये मासिक पाता हूँ और घर में मुकाबले का कोई नहीं है। माँ सेवा और आज्ञा अनुसरण के अतिरिक्त और कुछ नहीं जानती और पत्नी जितनी ही कम शिक्षिता है उतनी ही ज़्यादा पति परायणा। किंतु भाई साहब जिसे अपने अंतिम समय में खास तौर से बोझ बतलाकर मुझे सौंप गए, उसके संबंध में मुझे और अवश्य सतर्क और चिंतित रहना पड़ता है। ललिता मैट्रिक पास करने के साथ अपना 16वां साल पार कर चुकी है। भाई साहब अपने जीवन काल में इसे जहाँ तक हो वहाँ तक पढ़ाना चाहते थे। शायद कारण यह हो कि खुद बहुत कम पढ़े थे, किंतु आखिरी समय आश्चर्य है उन्होंने ललिता की शिक्षा के बारे में तो कुछ हिदायत ही ना दी। यह कहा कि देखो, ललिता का ब्याह जल्दी कर देना, मेरी बात टालना मत, भूलना मत। अब भाई साहब की अनुपस्थिति में ललिता को देखते ही उनके उपर्युक्त शब्द बड़ी बेचैनी के साथ भीतर विद्रोह करने लगते हैं। मैं उन्हें भीतर ही भीतर खूब उलटता पलटता हूँ। जानना चाहता हूँ यह क्यों कहा, मेरा क्या कर्तव्य है। ललिता को बड़ी जिज्ञासा है, बड़ी चिंता से देखता हूँ। शायद उन शब्दों का ललिता के व्यक्तित्व से कोई सामंजस्य है। फिर रह रहकर यह बात मन में आती है, असंभव। भाई साहब ने समझा हो कि मैं पीछे से ललिता को ठीक से प्यार संभाल और अपनेपन के साथ नहीं रख पाऊंगा और इसलिए ऐसा कहा हो। जब यह बात मन में उठती है तब भाई साहब पर बड़ा क्रोध आता है। उन्होंने बेभरोसे का आदमी समझा, जैसे मैं उनका सगा भाई, उन्हीं का पाला पोसा और पढ़ाया लिखाया नहीं हूँ। परंतु ऐसी बात सोचकर मैं ललिता के ब्याह के बारे में व्यग्र और उद्विग्न नहीं उठता। सोचता हूँ भाई साहब की मंशा पूरी करने का काम अब मुझ पर ही तो है। ललिता को खूब पढ़ाऊंगा और खूब धूम से उसका विवाह करूंगा। दिया लेकर ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो दुनिया में एक ही हो। हमारी ललिता ऐसी जगह जाएगी कि भैया भी स्वर्ग से खुशी से फूल उठेंगे, पर जल्दी नहीं। इस तरह ललिता का पढ़ना जारी रहा। बीए में पहुंचेगी तब कहीं ब्याह की बात सोचूंगा। ललिता भी हमारे घर में एक अजीब लड़की है। कुछ समझ में नहीं आता, जाने कैसे मैट्रिक फर्स्ट क्लास में पास कर गई। जब पढ़ने में इतनी होशियार है तब व्यवहार में क्यों ऐसी अल्लड़ है। उसे किसी बात की समझ ही नहीं है। लोग कुछ कहें कुछ समझे, जो मन में समाया उसे वैसे ही कर गुजरती है। नौकर हो सामने और चाहे अतिथि बैठे हों, उसे जोर की हंसी आती है, तब वह कभी उसे ना रोक सकेगी। गुस्सा उठेगा तब उसे भी बेरोक निकाल बाहर करेगी। सबके सामने बेहिचक मुझे चाचा को चूमकर प्यार करने लगती है और मेरी ही तनिक सी बात पर ऐसा तुनक जाती है कि बस, हंसती तो वह खूब है और गुस्सा उसका 8वां हिस्सा भी नहीं करती है। हाँ, पर जब करती है तब करती है, फिर चाहे कोई हो कुछ हो। मैं चाहता हूँ वह कुलशील का, सभ्यता शिष्टता का, अदब कायदे का, छोटे बड़े का व्यवहार में सदा ध्यान रखे। पर उससे इन सब बातों पर निबंध चाहे मुझसे भी अच्छा लिखवा लो, पर इन सब का वह ध्यान नहीं रख सकती। नौकरों से अपनापन जोड़ेगी, हमसे जैसी बची बची रहेगी। सहपाठियों और अंग्रेजी जानने वालों से हिंदी के सिवा और कुछ न बोल सकेगी, पर नौकरों और देहातियों से अंग्रेजी में ही बोलेगी। नौकरों को तो कभी कभी अंग्रेजी में 5-5 मिनट के लेक्चर सुना देती है, मानो दुनिया में यही उसकी बात को हृदयंगम करने वाले हों। समकक्षियों और बड़ों से धीर गंभीर और गुमसुम रहती है, जैसे सिर में विचार ही विचार है, जबान नहीं है। छोटों से ऐसी खिली खिली और चहकती फिरती है जैसे उसका सिर खाली है, कतरने को बस जबान ही है। मिसरानी को तो बहुत ही तंग करती है, पर मुश्किल यह है कि मिसरानी को इस बात की बिल्कुल शिकायत नहीं है। इस कारण मुझे उसको डांटने धमकाने का पूरा मौका नहीं मिलता, पर वे बेमतलब चौके में घुस जाती है। कभी उंगली जला देती है तो कभी नमक अपने हाथ से डालने की जिद करके दाल में अधिक नमक डाल देती है। आटा सानते सानते जब बहा बहा फिरने लायक हो जाता है तब मिसरानी से सहायता की प्रार्थना करती है और मिसरानी उसके दाएं कान को हंसते हंसते अपने बाएं हाथ से जरा टेढ़ा तिरछा करके आटा ठीक कर देती है। मालकिन के मुलायम कानों को मसलने का जब अधिकार संयोग मिले तो उस अवसर को मिसरानी जी जानबूझकर क्यों खोएं। उन्हें दिख होना पड़ता है तो हो, लेकिन मुझे यह सब अच्छा नहीं लगता। जैसे जहाँ जाएंगी वहाँ तो इसे रोटी बनानी तो पड़ेगी।
फिर नहीं पढ़ेगी तो फिर क्यों फिजूल ऐसे कामों में हाथ डालती है। यह तो होता नहीं कि टेनिस का अभ्यास बढ़ा ले, शायद उसी में चमक उठे और अखबारों में नाम हो जाए। क्या ताज्जुब की कोई कप ही मिल जाए। इसलिए मैं उसे काफ़ी गुरु मुद्रा के साथ धमका देता हूँ, पर वही जवाब दे देती है। अगर मेरी निज की लड़की इस तरह मुझे जवाब देती तो मैं थप्पड़ से उसका मुंह लाल कर देता। फिर ललिता के मुँह से जवाब सुनकर ना मुझे गुस्सा आता है और ना अचरज। गुस्सा होता भी तो कुछ कर भी नहीं सकता। मेरे समीप वह भाई साहब की स्मृति है, उनकी प्रतिमूर्ति है, इसलिए उसका जवाब सुनकर मैं चुप रह जाता हूँ। और यह लड़की जरा भी दुनिया नहीं समझती। यह समझती है कि उसके कोर्स की किताबों में, उसके कल्पना क्षेत्र में ही सारी दुनिया बंद है। अब उससे बहस कौन करे, कुछ समझती ही नहीं, करे अपने जी की। पर डिक हमारे ज़िले के डिप्टी कमिश्नर का लड़का है। अभी 1 वर्ष से विलायत से आया है, ऑक्सफोर्ड में पढ़ता है। पिता ने हिंदुस्तान देखने के लिए बुलाया है। पिता की राय है कि डिक ICS में जाए। बड़ा अच्छा मौका है। डिक में को घमंड नाम को भी नहीं है। बड़ा मृदुभाषी, सुशील, शिष्ट, हर तरह से मुझे सुंदर जचता है। लेकिन ललिता तो डिक से सदा दूर दूर रहती है। यह नहीं कि उससे बोलती नहीं, मौके पर खूब बोलती है, पर उस बोलने को बीच में लाकर ही अपने को डिक के बीच उल्लंघनीय अंतर डालने का उपक्रम करती रहती है। डिक से ही यह सब सुना है। यह भी जानता है कि डिक इस अंतर को जितना ही दूर पाता है उतना ही देखता है कि एक अनिश्चित चाह उसे विवशता से चाबुक मार मार कर भड़का रही है। इधर ललिता में एक अंतर देख पड़ने लगा है। एक और हंसना एकदम कम हो गया है, दूसरी और वक्त बेवक्त पढ़ना लिखना होने लगा है। अब वह बहुत पढ़ती है, मानो जी उचाट रहता है और उसी को जबरदस्ती लगाए रहने के लिए सब प्रयत्न और प्रपंच किए जाते हैं। इधर एक खबर डिक के बारे में भी लगी है। कुछ दिनों से उसका इधर आना कम हो गया। उस दिन अचानक यह खबर मिली कि उसने एक हिंदी ट्यूटर लगा लिया है और हिंदी प्रवेशिका के पहले भाग को ख़त्म कर डालने में दत्तचित है। ये लक्षण बड़े शुभ मालूम होते हैं। दोनों में कुछ खटपट हो गई है। एक दूसरे को नज़दीक लाने में कलह की इन छोटी छोटी बातों से अचूक और अमोघ चीज और तो कोई नहीं मालूम होता है। ललिता ने अपनी झिड़की से डिक को ठीक मार्ग दिखा दिया है। इसी से डिक उस पर चढ़ने की तैयारी कर रहा है। इतना सब कुछ समझने पर भी ललिता की ओर से मुझे डर ही लगा रहता है। मालूम नहीं उसके जी में कब और क्या समा उठे। मालूम नहीं वह किस लोक में रहती है, किस प्रणाली से सोचती है। उसके जी का भेद मैं समझ नहीं पाता। मैं कचहरी से आकर पूरे कपड़े तक नहीं उतार पाया कि ललिता बेधड़क मेरे कमरे में आकर अपनी मेज की शिकायत करने लगी। चाचा जी, मैंने कितनी बार आपसे मेज ठीक करवा देने के लिए कहा है, आप ध्यान नहीं देते, ये कैसी बात है। मैं मानता हूँ मुझसे कई बार कहा गया है, फिर भी मैंने कहा अच्छा अब मैं करवा दूँ। आप तो कब से अच्छा ही हो रहा है, अभी करवा दीजिए। अभी? अच्छा अभी से सही। वही नहीं, मैं अभी करवा लूँगी, आप तो यूं ही टालते रहते हैं। अब न टालूँगा बस। नहीं, अभी मिस्त्री काम से लौटे होंगे, अभी कौन मिलेगा। मिस्त्री 10 मिल जाए तो लगा लूँ। हाँ लगा लो। यह कहकर उसे टाला, कपड़े उतारे, हाथ मुँह धोया और अखबार लेकर इजी चेयर पर पड़ गया। कुछ देर बाद खुटखुट की आवाज़ कानों में पड़ी। नेशन के आलेख का तर्क मुझे ठीक नहीं लग रहा था। उसे पढ़ते पढ़ते ऊँघ सी आने लगी थी कि तभी खटखट का शब्द सुनकर अंदर पहुंचा। यह क्या ललिता, कहता हुआ मैं उसके कमरे में चला गया। देखा एक बड़े ही काम में लगा है। आपने कहा था ना कि मिस्त्री लगा लेना। कहा था तो कहा होगा, पर मुझे तो उसकी याद नहीं। बोला तो तुम लपक कर उसे बुला भी लाई, मानो तैयारी बैठा था। नहीं, जाते देखा बुला लिया। अरे दिन भर का कोई थक हार कर घर लौट रहा हो, तुमने उसे बुला लिया। बेचारे मजदूर पर कोई दया नहीं करता, तुम्हारी क्या। अरे कोई बिगाड़ थोड़ी है, उजरत भी तो दी जाएगी, यह तो इससे खुशी होगा। मुड़कर उसने मिस्त्री से पूछा, क्यों बाबा। मिस्त्री बुढ़ा सिख था, बड़ी लंबी सफ़ेद दाढ़ी, सफ़ेद ही साफा था, आंखों में स्नेह और दीनता का रस था। ललिता का प्रश्न सुनकर उसने ऐसे देखा मानो उसकी आंखों में दीनता और स्नेह एकदम छलक आए। ललिता के मुंह से निकला बाबा। संबोधन की मृदुता ने उसके प्राणों में सुख की एक सिहर सी लहरा दी। उसने कहा, नहीं बेटी, मुझे सवेरे से कोई काम नहीं मिला। मेरा घर यहाँ नहीं है, बहुत दूर है। पेशावर तुमने सुना होगा, उसके पास अटक है। अटक के पास ही मेरा घर है। दरिया सिंध उसको छूकर बहता है। मैं यहाँ आज ही आया हूँ, काम ना मिलता तो ना जाने मेरा क्या होता। दरिया सिंध के किनारे वाले हिंदुस्तान के छोर पर के गांव से यह बुढ़ा सिख नर्मदा के किनारे के हिंदुस्तान के बीचों बीच बसे हुए होशंगाबाद में इस प्रकार बेपैसे किस आफत का मारा पहुंचा, यह सब जानना मुझे आवश्यक न जान पड़ा। पर ललिता ने कुरेद कर उसकी कहानी पूछी।
और जो मैंने भी सुनी। जब वह बुढ़ा नहीं था, जवान था, तब की बात है। दरिया में बाढ़ आ गई, झोंपड़ा बह गया, खेत डूब गए। वह, उसकी घरवाली और उसका एक छोटा लड़का, इन तीनों ने एक दूर गांव में जाकर अपना आश्रय लिया। पर खाए कहाँ से? जो थोड़ा बहुत नगद बाढ़ के मुंह से बचाकर ले आ सके, उससे तो बैठकर कब तक खाएंगे। ऐसी ही चिंता के समय उसे एक तरकीब सुझाई गई। मद्रास चला जाए, वहाँ बहुत आदमियों की जरूरत है, खूब तनख्वाह मिलती है, खूब सहूलियतें, खूब आराम है। थोड़े ही दिनों में माला माल होकर लौट सकेगा। मद्रास पहुंचा, वहां से फिजी। घर से निकलने पर यह अब उसके वश का न रह गया था कि वह फिजी ना जाए। तब फिजी ना जाता तो शायद जेल जाना पड़ जाता। ताज्जुब नहीं, जान से हाथ धो बैठने का मौका आ जाता। फिजी से काम किया, पीछे से वहां कमाने का मौका हो सकता है, पर बच्चे की घरवाली की याद ने वहां रहने ना दिया। जहाज के टिकट भर का पैसा पास होते ही वह चल दिया। मद्रास आया। आरी और वसूलों की सहायता से उसने मद्रास में 1 महीने तक अपना पेट भरा और उनसे ही 1 महीने में बम्बई आने तक का किराया जुटाया। बम्बई में जैसे तैसे पेट तो भर सका, लाख कम खाने और 1000 ज़्यादा काम करने पर भी ऊपर से कुछ ना जुटा सका। आखिर लाचार बेटिकट चल दिया। होशंगाबाद में टिकट वालों ने उतार दिया। वहां से जब वह अपने औजार संभाले जा रहा था, बहुत समझो कि उसकी वह पूंजी रेल वालों ने ही छोड़ दी। अगर आप इस कहानी का सारांश तथा प्रश्न उत्तर और लेखक के बारे में जानना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं इसका एक अलग से ब्लॉग बना दूंगी, जहां जाकर आप इसका सारांश अथवा प्रश्न उत्तर पढ़ सकते हैं। बुड्ढे की कहानी सुनकर मेरा उस पर दया करने का जी चाहा। पूछा, ललिता, इसे कितने में तय किया था? ठहराया तो कुछ नहीं? नहीं ठहराया? नहीं। अच्छा, तो जो ठहराना उससे 1 आना ज़्यादा देना। मुझसे अच्छा कहकर सिख से उसने पूछा, बाबा तुम यहाँ रहोगे? ना बेटी। क्यों बाबा? घर तो अपना नहीं है, घर क्या छोड़ा जाता है? फिर बच्चे को कब से नहीं देगा? 20 साल हो गए। बाबा क्या पता वह मिलेगा, 20 साल थोड़े तो नहीं होते। हाँ क्या पता, पर मैंने अपने हिस्से की काफ़ी आफत भुगत ली है। परमात्मा अब इस बुढ़े के बुढ़ापे में उसका बचा कुचा नहीं छीन लेंगे। मुझे पूरा भरोसा है वह मुझे जरूर मिलेगा। हाँ, उसकी माँ तो शायद ही मिले। ललिता के ढंग से जान पड़ा, पर इतनी थोड़ी सी बातें करके संतुष्ट नहीं है। वह उस बुढ़े से और बातें करना चाहती है, पर मुझे तो समय वृथा नहीं गंवाना। मैं फिर 1 आना ज़्यादा देने की हिदायत देकर चला आया। वह बुढ़ा तो धीरे धीरे मेरे घर से हिलने लगा। ज़्यादातर घर पर दिखता, किसी न किसी चीज़ को ठीक करता रहता। उसने घर के सारे बक्सों को पॉलिश से चमकाकर नया कर दिया। नई नई चीज़ें भी बहुत सी बना दी। वह ललिता का विशेष कृपा पात्र था और ललिता उसकी विशेष कृतज्ञता पात्र थी। उसने एक बड़ा सुंदर सिंगारदान ललिता को बना कर दिया। एक कैश बॉक्स, मेरे लिए हैंड स्टैंड, खूटियाँ वगैरह वगैरह चीज़ें बना कर दी। मैंने भी समझा कि वह अपने लिए इस तरह खामखा मजदूरी बढ़ा लेता है। चलो चलो, इससे तो गरीब का भला ही है, लेकिन हर एक चीज़ की हद होनी चाहिए। गरीब की भलाई जहाँ तक बात है वहाँ तक तो ठीक, पर उनसे दोस्ती पैदा कर लेना, उनको अपना बना बैठना, यह तो कोई बुद्धिमानी नहीं। पर अल्लड़ ललिता यह कुछ नहीं समझती। उसका तो ज़्यादा समय अब उस बुढ़े से ही छोटी मोटी चीज़ें बनवाने में, उससे बातें करने में बीतता है। मैं और यह भी देखता हूँ कि बुढ़ा दीनता और उम्र के अतिरिक्त और किसी बात में बुढ़ा नहीं है। बदन से खूब हट्टा कट्टा है, खूब लंबा चौड़ा, दाढ़ी मूछों से भरा हुआ उसका चेहरा एक प्रकार की शक्ति से भी भरा है, भरा भरा। यह मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे एक दिन बुलाकर कहा, बुड्ढे अब गांव कब जाओगे? गांव कैसे जाऊंगा जी गांव? क्यों जी? देखो, अगर थोड़ी बहुत मदद की ज़रूरत हो तो मैं कर दूंगा, पर तुम्हें अब अपने बच्चे के पास जाना चाहिए, और यहाँ जब काम होगा बुला लूँगा। तुम्हारा फिजूल आना जाना ठीक नहीं। बुढ़ा इस पर कुछ ना बोला, मानो उसे स्वीकार है। उसके बाद से वह घर पर बहुत कम दिखता। एक बार आया, तब मैंने जवाब तलब किया। क्यों बुड्ढे, क्यों आए, क्या काम है? जी बिटिया ने बुलवाया था। बिटिया? कौन बिटिया? वही आपकी। देखो बुड्ढे, गुस्ताखी अच्छी नहीं होती। इस पर बुढ़ा बहुत कुछ गिड़गिड़ाया। गुस्ताखी नहीं, गुस्ताखी नहीं। और उसने बहुत सी शपथें खाकर विश्वास दिलाया कि वह कभी अपने को हमारे बराबर नहीं समझ सकता। अजी आप तो राजा हैं, हम तो किंकर नाचीज हैं, और वह तो मालकिन है, साक्षात राजरानी। आदि और अंत में धरती पर माथा टेककर वह चला गया। बुढ़े की ओर से मुझे मुक्ति मिली। पर उसी रात को मेरे पास आया डिक। उसने बताया कि वह हिंदी शिक्षावली 2 भाग खत्म कर चुका है
और वह और भी जो ललिता की आज्ञा हो करने को तैयार है, पर अब जल्दी ही इंग्लैंड वापस चला जाएगा। पर ललिता के बिना कैसे रहेगा? उसने अपने पैसे के, अपनी योग्यता के, अपनी स्थिति के, अपने बड़प्पन के वर्णन संक्षेप में पेश किए, अपना प्रेम बतलाया और उसके स्थायित्व की शपथ खाई। इस तरह अपना समर्पण मामला मेरे सामने रखने के बाद मेरी सम्मति चाहिए, पर मेरी सम्मति का प्रश्न ही नहीं था। मेरी तो उसमें हर तरह की सम्मति थी। मैंने उसे आश्वासन दिया, कल ललिता से जिक्र करूंगा। वह बोला, देखिए, मैं नहीं जानता क्या बात है, पर मुझे ललिता अवश्य मिलनी चाहिए। मेरी उससे बातें हुई हैं, खूब हुई है। वह मेरे गोरेपन से घबराती है, पर मैं उससे भी कह चुका हूँ, आपसे भी कहता हूँ कि इसमें मेरा दोष तो है नहीं। फिर हिंदी में सीखता जा रहा हूँ। वह कहती है कि मुझ में और उसमें अंतर है। मैं मानता हूँ, ना होता तो बात ही क्या थी, पर हम एक हुए तो मैं कहता हूँ सब अंतर हवा हो जाएगा। वह जो चाहेगी सो ही करूँगा। मैंने उसे विश्वास दिलाया कि मैं अपने भरसक प्रयत्न करूँगा। उसने कहा, ललिता के भारतीय वातावरण में पले होने के कारण यह बिल्कुल स्वाभाविक है वह इस संबंध में अपने अभिभावक से आज्ञा प्राप्त करे, इसलिए उसने मुझसे कहना ठीक समझा। मैंने फिर उसे वही विश्वास दिलाया और वह मेरी चेष्टा में सफलता की कामना मनाता हुआ चला गया। अगले रोज ललिता से जिक्र छिड़ा। मैंने कहा, ललिता रात में डिक आया था। ललिता चुप। तुम जानती हो वह क्या चाहता है? तुम वह भी जानती होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। वह चुप थी। वह चुप ही रही। मैंने सब ऊंच नीच उसे बताया, अपनी स्पष्ट इच्छा, यदि आज्ञा हो सके तो आज्ञा जतला दी, ऐसे संबंधों का औचित्य प्रतिपादन किया, संक्षेप में सब कुछ कहा। मेरी बात खत्म ना हुई तब तक वह गंभीर मुंह लटकाए एक ध्यान मुद्रा में निश्चल खड़ी रही। मेरी बात खत्म हुई तो उसने पूछा, बाबा को आने से आपने मना किया था? कहाँ की बात कहाँ? मैं समझ ही नहीं पाया। कौन बाबा? अरे वही बुढ़ा सिख मिस्त्री। हाँ, मैंने समझाया तो उसे फिजूल आने की जरूरत नहीं। तो उनसे यानी कि डिक से कहिए मैं अपने को उतनी सौभाग्यवती नहीं बना सकती। मुझ नाचीज की फिक्र छोड़े, क्योंकि भाग्य मुझ नाचीज के बने रहने में ही लिखा है। मुझे बड़ा धक्का लगा। मुंह से निकला, ललिता उनसे कह दीजिएगा बस। यह कहकर वह चली गई। मैं कुछ ना समझ सका। अगले रोज कचहरी से लौटा तो घर पर ललिता ना थी। कॉलेज में दिखवाया, उसके महिला मित्रों के यहाँ पूछवाया, फिर उस बुढ़े मिस्त्री के यहाँ ढूंढवाया तो बुढ़ा भी गायब था। पूरा यकीन है पुलिस ने खोज में कमी ना की, और पूरा अचरज है कि वह खोज कामयाब नहीं हुई। मैं समझता हूँ वह सिख सीधा आदमी ना था, छठा बदमाश और उस्ताद है। पुलिस की आंख बचाने का हुनर जानता है। डिक को जब इस दुर्घटना की सूचना और ललिता का संदेश मैंने दिया तो वह बेचैन हो उठा। उसने खुद दौड़ धूप में कसर न छोड़ी, पर कुछ नतीजा न निकला। डिक खुद अटक हो आया, पर वहां से कुछ खबर ना आ सकी। हम सब लोगों ने स्त्रियों के भगाए जाने और बेच दिए जाने की खबरों को याद किया, और यद्यपि इस घटना का उन विवरणों से हम पूरा मेल ना मिला सके, पर फिर भी समझ लिया कि यह वैसी ही घटना हो गई है। वह बुढ़ा सिख जरूर कोई इसी पेशे का आदमी है, और ना जाने कैसे ललिता को बहका कर ले गया। इसके कोई महीने भर बाद की बात है। एक दिन मेरी अदालत के ही कमरे में डिक ने आकर मुझे एक तार दिखलाया। कैम्बलपुर के कलेक्टर का तार था। उस विवरण की लड़की के साथ एक बूढ़ा सिख गिरफ्तार किया गया है। वह गिरफ्तार करके होशंगाबाद ही लाया जा रहा है। लड़की ने कलेक्टर से बोलने से इनकार कर दिया। इससे मैं उसे समझाकर होशंगाबाद ना भिजवा सका। हमें बड़ी खुशी हुई। डिक फौरन ही कैम्बलपुर जाने को उतावला होता, पर मैंने रोक दिया। पहले तो उसे आ जाने तो देखो कौन है कौन नहीं। इसके तीसरे रोज मुझे ललिता की एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी बहुत संक्षिप्त थी। मैंने अब तक ललिता की कोई चिट्ठी नहीं पाई, कोई मौका ही नहीं आया। लिखा था, चाचा जी पिताजी के बाद बहुत थोड़े दिन तक आपको कष्ट दिया, इसलिए पिताजी के नाते भी और अपने नीच के नाते भी मेरा आप पर बहुत हक है। उस सब के बदले में आपसे एक विनती मांगती हूँ। उसके बाद और कुछ ना मांगूंगी। समझिए मेरा हक ही निपट गया। बाबा गिरफ्तार कर लिए गए हैं, उन्हें छुड़वाकर घर भिजवा दे। खर्च उनके पास ना हो तो वह भी दे दें। आपकी ललिता। चिट्ठी में पता नहीं था और कुछ भी नहीं था, पर ललिता की चिट्ठी मानो ललिता ही बनकर मेरे हाथों की कांपती कांपती अपना अनुनय मनवा लेना चाहती हो। अगले रोज जेल सुपरिटेंडेंट ने मुझे बुलवा भेजा। वही बुढ़ा सिख मेरे सामने हाजिर हुआ। आते ही धरती पर माथा टेक कर गिड़गिड़ाने लगा। राजा जी, क्यों बुड्ढे, मैंने तुझ पर दया की और तूने शैतानी। राजा जी और हुजूर, ये दो ही शब्द अदल बदल कर उसके मुंह से निकलते रहे। अच्छा, अब क्या चाहता है? हुजूर, जो मर्जी। मर्जी क्या? तुझे जेल होगा, काम ही तूने ऐसा किया है। हुजूर, नहीं नहीं राजा जी। क्यों रे, मेरी लड़की को ही भगाने वाला तू कौन था? बदमाश पाजी। जी नहीं नहीं, इसके बिना कहे मैं समझता जा रहा था
कि वह किन्हीं विकट लाचारियों का शिकार बनाया गया है, लेकिन उस घटना पर जो क्षोभ मुझे भुगतना पड़ा था वह उतारना तो चाहिए किसी पर। इसलिए मैंने उसे काफ़ी हद तक कह सुन लिया, फिर उसे रिहा कर देने का बंदोबस्त कर दिया। छूट कर वह मेरे ही घर आया। मालिक, राजा जी, उसकी गड़बड़ गिड़गिड़ाहट से मैंने परिणाम निकाला कि वह खाली हाथ है, किराए का पैसा चाहता है, परंतु वह घर चला जाएगा, नहीं तो उससे नौकरी या मजदूरी करवा ली जाए। मैंने उसे पर ही रहकर काम करने का हुक्म दिया। डिक को मैंने सूचना दी, वही बुड्ढा सिखा गया। डिक ने उसे कहा, उसे छुड़ा लो, उसे साथ लेकर उसके गांव चलेंगे। छुड़ा लिया है तो गांव चलोगे? हाँ जरूर, अभी। हम दोनों बुड्ढे को साथ लेकर चल दिए। हमने देखा बुड्ढा बिल्कुल मनहूस नहीं है। बड़प्पन के आगे तो वह निराधीन हो जाता है, पर अगर उससे सहानुभूति पूर्वक बोला जाए तो वह बड़ा खुशमिजाज बन जाता है। उसने सफ़र में तरह तरह से हमारी सेवा की, तरह तरह के किस्से सुनाए, लेकिन उस खास विषय पर किसी ने जिक्र नहीं उठाया, मानो वह विषय सबके हृदय के इतना समीप है कि जरा उंगली लगी कि वह कसक उठेगा। सिंध घरघराता हुआ बह रहा है और हम स्लेट के पत्थरों के बीच एक पगडंडी से चुपचाप जा रहे थे पैदल। एक छोटे से गांव के किनारे हम आ गए। 25-30 घर होंगे, नीची छतें और उनसे भी नीचे द्वार। शाम हो गई। हरित भीमकाय पर्वतमालाओं की गोद में इस प्रशांत सिंध संध्या में यह खेड़ा इस अज्ञे प्रवाह में बहते जाते हुए सिंध के किनारे विश्व के इस एकांत शांत अज्ञात और गुप्त चुप छिपे एक कोने में मानो दुनिया की व्यर्थ व्यस्तता और कोलाहल के प्रतिवाद स्वरूप विश्राम कर रहा है। प्रकृति स्थिर, निमग्न, निश्चेष्ट, मानो किसी सजीव राग में तन्मय हो। यह खेड़ा भी मानो उसी राग में मौन समारोह में योग दे रहा है। इन मुट्ठी भर मकानों में से अलग टेकड़ी सी ऊंची जगह पर एक नया सा झोंपड़ा आया और बुड्ढे ने हमें खबरदार कर दिया। बुड्ढे ने उंगली होठों पर संकेत किया कि हमको यहीं चुप ठहर जाना चाहिए। हम तीनों खड़े हो गए, मानो सांस भी रोक लेना चाहते हो, ऐसे निस्तब्ध भाव से नई आवाज आई। अभी नहीं, सबक खत्म कर दो तब चलेंगे। ओह, ललिता की आवाज़ थी। डिक का तो कलेजा ही उछलकर मुंह तक आ गया। हम ज्यों के त्यों खड़े रहे। एक भारी, अनपढ़, दबी, मानो आज्ञा के भूत से दबी आवाज़ सुनाई पड़ी। दिस इज अ चेयर। हाँ चेयर, ठीक चेयर, गो ऑन। 2-3 ऐसे लड़खड़ाते वाक्य और पढ़े गए और इसी प्रकार उन पर दाद दी गई। फिर उसी बारीक उकसाती हुई चाह भरी आवाज में सुन पड़ा, अच्छा जाने दो, छोड़ो, चलो दरिया चलें, लेट्स गो। हम ओट में छिप रहे। दोनों निकली। ललिता और वह कौन है? शक्ल ठीक से नहीं दिख पड़ी, पर देखा खूब डील डॉल का जवान है। पट्टे भरे, चाल में धमक और सब में सादगी। ललिता उसके बाएं हाथ की उंगलियां थामे हुई थी, उन्हीं उंगलियों से खेलती चली जा रही थी। मैंने बुड्ढे से पूछा, कौन है? मेरा लड़का है पुरुष सिंह। शायद पुरुष सिंह वह ठीक से ना बोल सका हो। तब उस बुड्ढे ने कहा, आओ चले देखें। हम चुपचाप उसके साथ चले। सिंध सामने ही तो है। एक बड़ी सी चट्टान के पास खड़े हो गए, उन दोनों की निगाहों से बचे रहे। यू पोरस, वह क्या बह रहा है? लाओगे? ला सकते हो? कैन यू? वाह, वह क्या बात है, लो। ऊंची धोती पर एक लंबा सा कुर्ता तो पहने ही था, उतारा और उस सिंध के हिंस्र प्रवाह में कूद पड़ा। लकड़ी का टुकड़ा था, किनारे से 15 गज दूर तो होगा, और हमारे देखते ही देखते ले आया। हंसता दौड़ता आया, ललिता के पास बोला, ले आया बस, पर दूंगा नहीं। इतना कहकर फिर उसने लकड़ी भरपूर जोर से दार में फेंक दी। ललिता ने कहा, यू नॉटी। मैं अपने को संभाल न सका, चट्टान के पीछे से ही बोल पड़ा, एंड यू नॉटीएस्ट। और बोलने के साथ ही हम तीनों उसके सामने आकर खड़े हो गए। हेलो अंकल, एंड ओह हेलो यू डिक, हाउ डू यू डियर डिक, एंड ओह माय डियर फादर, व्हाट लक। कहकर उसने बुड्ढे का हाथ चूमकर पहले उसका अभिवादन किया। सी यू माय पोरस डिक, किंग पोरस ऑफ हिस्ट्री, माइंड यू, इज ही नॉट एज अ फेयर एज यू। डिक को छोड़कर पोरस की ओर मुड़कर इंट्रोडक्शन देते हुए कहा, माय अंकल, मेरे चाचा, एंड दैट माय डियर डियर फ्रेंड डिक, और वह डिक मेरा खूब प्यारा दोस्त। घुटने से ऊपर लाई हुई गीली धोती और नंगा बदन लिए पोरस ने डिक, अंग्रेज और मुझ जज के सामने इस परिचय पर हंस दिया, मानो उसे हमारा परिचय खुशी से स्वीकार है। रेखा अभी नहीं फूटी है, बदन और चेहरा भरा पूरा है, आंखें भोलेपन और खुशी से हंस रही हैं। मुझे यह मानव मूर्ति स्वास्थ्य और सुख से प्रसन्नता से खिली हुई मानो गढ़ी हुई प्रकृति मूर्ति अरुचिकर न जान पड़ी। पोरस, यू चाचा को सिर नवाओ। उसने दोनों हाथ जोड़कर समस्त सिर झुका दिया। तब डिक का हाथ बढ़ा, पोरस का हाथ शेक करते हुए कहा, पोरस तुम राजा हो, हम हारता है, हम खुश हैं। पोरस का हाथ वैसे ही थामे ललिता की ओर मुड़कर कहा, ललिता डियर, आई कॉन्ग्रेचुलेट
you on your treasure, on your victory, on your king. In truth, I do here is my hand. और ललिता का हाथ झकझोर दिया. Long, long live Boris, I say, and I be saved.